Good morning, students. I hope you all are well and watching the videos. And this is my humble request. Children, please watch the videos from the beginning only and start writing the notes. You just prepare the register for your geography notes. And students, also one humble request. Whenever you are watching my video, please keep the rough copies aside, or as well as you can keep the fair copies. Please note down the important points. And one child has asked that which books they will purchase. So student, I hope you have got the book list as from the office. Please go through and purchase from the Vidyarthi. HM book I am teaching. I have started teaching with the HM book. Now students, today's topic is soil as a resource. आगे भी हमने बहुत अच्छे से आपको सारी टॉपिक्स को समझा दिया है. I hope you have understood nicely. So today we are going to study soil as a resource. Means the Mrida Sansadhan. One child has asked what is संसाधन. एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि संसाधन क्या है. स्टूडेंट्स, संसाधन का मतलब है रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज जो है हमारे सब आसपास है. हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं. जैसे कि फॉरेस्ट है हमारे पास, पानी है, नदियाँ हैं और बहुत सी चीज़ें हैं. सॉइल है, तो हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने भविष्य के लिए, फॉर द फ्यूचर हाउ वी आर सेविंग. तो इसको मैंने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है. बच्चों, अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आप मेरी पूरी बात को नहीं समझ पाओगे. पूरे लेक्चर में आप केवल एक पॉइंट को ही पूछोगे. जब आप अच्छे से पूरे वीडियो को देखोगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी. तो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट. सो आगे बढ़ते हैं. मृदा संसाधन मीन्स मिट्टी एज अ रिसोर्स, मतलब सॉइल एज अ रिसोर्स. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल natural resources is soil. It is the medium of the growth of plants. Without the soil, no plants can grow. So that's why soil is very important for the growth of plants. And the animals and other things are dependent on soil and the वेजिटेशन. जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण और नवीन मतलब प्राकृतिक जो संसाधन है वो मिट्टी है. मिट्टी के बिना कोई भी पौधों का विकास नहीं हो सकता है. सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बिल्ड अ फ्यू सेंटीमीटर्स डीप सॉइल. तो मृदा जो है, मिट्टी जो है, एक जो है जीवंत तंत्र है. कुछ सेंटीमीटर ही मृदा का निर्माण जो है वो लाखों वर्षों में होता है. बहुत साल लगते हैं पतली परत को बनाने के लिए. और हम जब मिट्टी की परतों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले टॉप सॉइल एंड द सब सॉइल, देन वेदर्ड रॉक एंड द लास्ट इज बेड रॉक. तो इस तरह से हम इसके बारे में सीखते हैं. द सॉइल फॉर्मिंग फीचर्स. सॉइल को बनाने वाले कौन कौन से फीचर्स होते हैं. उसमें सबसे पहले तो उसको बनाने के लिए रिलीफ, पहाड़ जो है, पठार है, प्लेन्स है और समतल भूमि है. जैसे कि जलवायु है, क्लाइमेट है, वनस्पति, वेजिटेशन, और उसमें और भी बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं
जिसको बनाने के लिए, जिसमें सॉइल को बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। इसके बिना सॉइल का निर्माण नहीं होता है। तो इसके बनाने के लिए हम और भी बातों को सीखते हैं, जैसे कि जो नेचुरल एजेंसीज होती हैं, जैसे रिवर्स होते हैं और विंड्स हैं और सी वेव्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये सारी चीज़ें दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जैसे कि आप देखें, नदियाँ हैं और समुद्री लहरें हैं, पवन है, मतलब हवाएं हैं, ये सारी चीज़ें जो है मिट्टी को और सॉइल को का निर्माण करती हैं, जो पवन के ज़रिए से एक जगह से दूसरे जगह वो कैरी होती हैं, एक जगह से दूसरे जगह वो बह के जाती हैं। तो इस वजह से ही सॉइल का निर्माण होता है और सॉइल हमारा बहुत उपजाऊ हो जाता है। इट इज़ वेरी फर्टाइल। नाउ केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस टेक प्लेस इन सॉइल। जो केमिकल और जैसा कि हमने देखा कि जो भी जैविक और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, उसके लिए भी मतलब जो सॉइल में या मृदा में, मिट्टी में जो भी ये परिवर्तन होते हैं, टेक्स प्लेस इन द सॉइल ड्यू टू ह्यूमिडिटी। किस वजह से ये सारी चेंजेस इसके अंदर आती हैं, बदलाव आता है? तो ड्यू टू ह्यूमिडिटी, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड ड्यू टू वेजिटेशन एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब इसको सॉइल को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विदाउट दीज थिंग्स सॉइल कैन नॉट गेट फर्टाइल। नाउ सॉइल ऑल्सो कंटेन organic matter called humus, which is formed by dead and decayed plant and inorganic materials. Humus increases soil fertility. तो आप इस तरह से देखें कि मिट्टी में जो भी जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिन्हें ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। उसको ह्यूमस कहा जाता है, जो कि मृत, जैसे मरे हुए सूक्ष्म जो जीव जंतु हैं, पौधे हैं, वो सारी चीज़ों से ये पदार्थ कार्बनिक जो भी पदार्थ हैं, कार्बोनिक पदार्थ हैं, और साथ में मिट्टी के जो भी उसमें गुण हैं वो सब मिल जाते हैं, और इसके वजह से हमारे बहुत ही उर्वरक सॉइल का उत्पादन होता है। तो आगे हम इसको पढ़ते हैं और सीखते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सॉइल इन इंडिया, डिफरेंट सॉइल इन इंडिया, द टाइप्स ऑफ सॉइल। सो द टाइप्स ऑफ सॉइल इज we can categorize on the, जैसा कि हमने कहा भारत में मृदा वर्गीकरण, तो इसका वर्गीकरण हम किस तरीके से करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, एज, केमिकल composition, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स. सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू मैनी पार्ट्स. तो आप इस तरह से देख लें, जो भी आपने देखा है कि जो भी मिट्टी के प्रकार हैं, जैसा कि मृदा के प्रकार हैं, उनको हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं, उसके रंग रूप पे, उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर जो भी गुणवत्ता है, उसके आधार पे हम उसको विभाजित कर सकते हैं. तो हमारे भारत में 6 तरीके के मिट्टी का प्रकार है, जैसा कि देयर आर डिफरेंट 6 टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया. द फर्स्ट इज अलूवियल सॉइल, उसको आप हिंदी में पढ़ेंगे जड़ोद मृदा. फिर है ब्लैक सॉइल, काली या रेगुर, मतलब इंग्लिश में भी उसको रेगुर बोलते हैं और हिंदी में भी उसको रेगुर ही बोलते हैं, काली मिट्टी. रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी. लेटराइट सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा. और सबसे आखिरी में फॉरेस्ट एंड द माउंटेन सॉइल. तो इस तरह से आप
पर्वतीय मृदा को सीखते हैं। तो ये 6 प्रकार की होती है। ये 6 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम अलूवियल सॉइल के बारे में सीखते हैं। What is alluvial soil? So first I will explain you in English and after that I will explain you in Hindi. Alluvial soil cover the maximum areas in India. In northern plains, river, valley in peninsular India and delta on the east coast. They are formed by alluvial deposited by Indus, Ganga and Brahmaputra rivers system for thousands of years. तो इस तरह से हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को भी सीखते हैं। तो alluvial soil are young soil which transported and deposited by rivers. तो ये इसको हिंदी में मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले मैं इंग्लिश में आपको बता देती हूँ। It contains of varying properties of sand, silt and clay. Almost all the crops grow in the alluvial soil. These soils contain potash, lime and phosphoric acid. They are deficient in nitrogen. इसके अंदर कमी, ये किस चीज़ में रिच होता है? पोटाश, लाइम एंड फास्फोरिक एसिड में। लेकिन इसके अंदर कमी, लेकिन डिफिशियंस का मतलब क्या होता है कि डिफिशियंट का मतलब होता है कमी। इसके अंदर नाइट्रोजीनियस एंड द ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। एंड अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, खादर एंड भागर। दो भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं और वी कैन डिवाइड इनटू खादर एंड बांगर. So we will study later on about these two. Now in Hindi I will explain. हिंदी मीडियम के बच्चों, आपके लिए मैं अभी इसको अच्छी तरीके से समझा देती हूँ, तो आप इसको आप समझ लीजिए. जड़ोद मृदा, जैसा कि मैंने अलूवियल सॉइल को अभी पढ़ाया, तो उसको हिंदी में जड़ोद मृदा कहते हैं. मिट्टी, ये मिट्टी मृदाओं के वर्गीकरण का सबसे पहला जड़ोद मिट्टी है अलूवियल सॉइल. तो भारत के विशाल उत्तरी मैदान जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स, अभी मैंने इंग्लिश में पढ़ाया, में नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से बहा कर लाई गई जीवांशों से युक्त, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वो सबसे उपजाऊ मिट्टी मिलती है, क्योंकि पहाड़ों के द्वारा ये बहा के लाई जाती है. तो जिसे हिंदी में कांप या कछारी मृदा भी कहते हैं. और यह मृदा हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली 3 नदियों के द्वारा इकट्ठा की जाती है. और वो 3 नदियां अभी मैंने आपको बताया है, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र. ये 3 नदियां जो हैं ये बहा करके ये बोलते अवसाद, मतलब सेडिमेंट्स, ये लेके आती है और मृदा को, मिट्टी को एक जगह जमा कर देती है. तो ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है. तो अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब 2 भागों में मैं विभाजित करती हूँ खादर और बांगर को. तो खादर के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय खादर, तो अगर आप लिखना चाहें इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो आप इसको पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं. खादर, इट इज न्यू सिल्ट डिपॉजिटेड बाय रिवर्स. इट इज फाइन ग्रेन्ड, लाइट कलर्ड एंड हाई इन फर्टिलिटी. And the third point is khadar is found near the river bank. And now the bangar, it is old alluvial deposited by rivers. Second, it is coarse grained
डार्क कलर्ड एंड लोअर इन फर्टिलिटी। इसमें फर्टिलिटी कम होती है और खादर में, जैसा कि नाम है खादर, उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। एंड नाउ द बांगर इज फाउंड इन एरिया अबव फ्लड प्लेन्स। जहाँ पर फ्लड होता है वहीं पर ये बांगर मिट्टी मृदा पाई जाती है। तो अब इसको हिंदी में हम आपको इस तरह से समझा देते हैं। पुरातन जिन क्षेत्रों में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, जैसे पुरानी मिट्टी जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वहाँ पर पुरातन या ओल्ड, ठीक है, पुरातन ओल्ड जड़ोद मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? बांगर मृदा कहा जाता है। अब आप देखें कि खादर मृदा, जिन क्षेत्रों में नदियों से नई कांप मिट्टी जमा होती है उसे खादर मृदा कहते हैं। तो नवीन मृदा प्राचीन या पुरातन मृदा से ज़्यादा उपजाऊ होती है। इट इज़ मोर फर्टाइल, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी इंग्लिश में आपको बताया, उसी तरह से हिंदी में भी आप इसको सीख सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से सीखेंगे कि जड़ोद मिट्टी में पोटैश, चूना, फॉस्फेरिक अम्ल का बहुत ज़्यादा रिच होती है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें मात्रा में पाया जाता है। तो ये उपजाऊ होती है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है। लेकिन नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है इस मिट्टी में। और ये मिट्टी कौन कौन से अनाज के लिए बहुत ही अच्छी पाई जाती है, कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो आप इसको सीख लें कौन कौन से, जैसे कि what are the food grains are grown in this types of soil। तो फर्स्ट इज आप इसमें गेहूँ, वीट, गन्ना, शुगरकेन, चावल, राइस, तिलहन, तंबाकू, टबैको, जूट, ठीक है। और जैसे जूट को आप कहते हैं, क्या कहते हैं, जूटी बोलते हैं ना गोल्डन फाइबर। और ये सारी फसलों का उत्पादन इसमें होता है। तो आप इस तरह से ये आपने अलुवियल सॉइल को सीखा। अब हम इसके बाद ब्लैक सॉइल, सबसे पहले हमने अलुवियल सॉइल पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्लैक सॉइल। अब बच्चों हम काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में समझाएंगे, फिर मैं उसको हिंदी में समझाऊंगी। सो ब्लैक सॉइल is also known as regur, or due to its dark color it is called the black soil। इसके काले रंग की वजह से इसको क्या कहा जाता है? रीगुर। और साथ में बिकॉज द कॉटन इज ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल अबेंडेंटली, बहुत ज़्यादा इसमें कॉटन का, कपास का उत्पादन होता है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। What it is called? Black cotton soil. It is formed by breaking and decaying of basaltic soil। मतलब ज्वालामुखी, क्या बोलते हैं उसको, वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकलता है, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जब वो बह करके और मिट्टी में मिल जाता है, तो ये सॉइल का उत्पादन होता है। It is found in Deccan Trap region of Maharashtra, MP, Gujarat, parts of Andhra Pradesh and Karnataka। And the main features of black soil are, it is very fine and clay in nature. It can retain moisture for a long time. It develops cracks in hot, dry weather. This soil is sticky when wet. It is rich in lime, magnesium, potash, but poor in phosphoric। This soil is good for growing cotton and sugarcane। तो आप इस तरह से भी इसको सीख सकते हैं कि काली या रेगुर मृदा जो है, इस मृदा की रचना ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जब जो है निकले हुए लावा के जमने से या इसके विखंडन, मतलब जैसे टूटने से
होता है। इसका रंग काला होता है क्योंकि और इसी वजह से इसको काली मृदा या रेगुर कहा जाता है। तो आपने अभी अपने इसमें सीखा कि ये जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये दक्कन के रीजन में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, एमपी, गुजरात, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ये तो सभी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और सभी बच्चे बहुत समझदार हैं, सारी बातों को वो समझते हैं, चाहे वो इंग्लिश में बोली जाए चाहे हिंदी में। समझने के लिए दोनों भाषा बहुत ज़रूरी है। तो दोनों भाषाओं का तालमेल के साथ जब मैं आपको सिखाऊंगी तो आपको पूरा पक्की तरीके से एकदम सॉलिड एंड फॉरएवर इट विल बी रिमेनिंग इन योर माइंड एंड यू विल नेवर फॉरगेट. So that's why in Hindi also I am going to explain it is fine or fine clay in nature. ये बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी बहुत चिकनी होती है और इट कैन रिटेन द मॉइस्चर. ये अपने अंदर नमी को बहुत देर तक अपने अंदर जज्ब कर लेती है और फिर जब वो सूख जाती है गर्मियों में तो उसके अंदर लंबे लंबे क्रैक्स पड़ जाते हैं. उसके अंदर क्रैक्स के मतलब दरारें पड़ जाती हैं. और ये सॉइल जो है जब गीला, जब आप पानी डालो या कभी गीली कहीं पर ये बरसात से गीली हो जाती है तो बहुत चिपचिपी हो जाती है. तो इसलिए ये इसमें इस तरह से लिखा है द सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट. जब ये गीली होती है तो बहुत स्टिकी होती है. और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लाइम में, पोटाश में और जैसे कि इसमें लोहांश की मात्रा, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. और इसी मारे जैसे कि आपने इसको पढ़ा कि इसमें मैग्नीशियम और लाइम, इसमें चूना बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है. और ये पुअर जैसे बहुत, इसके अंदर कमी किस चीज़ की, फॉस्फेरिक्स की होती है. तो आप इस तरह से आपने ब्लैक सॉइल को सीखा. और आप एक चीज़ और देख लीजिए कि इसके अंदर ये मोटे अनाज बोए जाते हैं. काली मिट्टी इसके अंदर कौन कौन से अनाज बोए जाते हैं? तो इसमें सबसे बेस्ट है कॉटन और शुगरकेन. सबसे मतलब कि गन्ना और कपास का आप इसके अंदर उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं. इसीलिए इसका नाम ब्लैक कॉटन सॉइल या कपास की मिट्टी को इसका नाम दिया गया है. And the third type of soil is red and yellow soil. लाल और पीली मृदा या मिट्टी. These soil are found in area of low rainfall in the eastern and southern parts. They are found in Odisha, Chhattisgarh, Telangana and parts of Western Ghats. Reddish color of soil is due to presence of iron. So आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि ये जो सॉइल है लाल और पीली, तो लाल पीली जो लाल पीली और भूरे रंग की भी होती है कहीं कहीं. और इसमें लोहांश की मात्रा, बिकॉज इट इज़ रिच इन आयरन की मात्रा अधिक होने से ये ऑक्सीडाइज में बदलने से इसका रंग क्या हो जाता है, ईंट की तरह या ईंटे की तरह. इट इज़ वेरी रेड जस्ट लाइक अ ब्रिक. एंड इन द रेड सॉइल, लाल सॉइल में फॉस्फेरिक, जैविक तथा नाइट्रोजन तत्वों की कमी होती है. इसके अंदर किस किस चीज़ की कमी है? द मेन फीचर्स ऑफ रेड सॉइल, दिस सॉइल लैक इन नाइट्रोजीनियस, ऑर्गेनिक एंड फॉस्फेरिक कंटेंट्स. दे आर लेस फर्टाइल सॉइल. ये बहुत ही कम फर्टाइल सॉइल, बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी होती है. दे कैन प्लॉट विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइज़र. ये इसको हम फर्टिलाइज़र देकर खेती के लिए इसको हम उपयोग में ला सकते हैं. तो ये जो लेटराइट सॉइल है, जो ये लाल सॉइल और पीली मिट्टी है, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ अनाजों को बोया जाता है. जैसे इसमें मोटे अनाज बोए जाते हैं. that is maize, like ज्वार, बाजरा एंड रागी, मिलेट्स.
इसमें क्या क्या, ज्वार, बाजरा एंड रागी एंड गेहूँ जैसे वीट और तिलहन एंड साथ में दलहन, ये सारी चीज़ों को आप इसमें बो सकते हैं। पल्सेस हैं, पल्सेस बो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे मेज़ हैं, मिलेट्स हैं, ये सारी जैसे हार्डी क्रॉप्स को आप इसमें बो सकते हैं। अब आप इसमें देख लीजिए कि अब आपका लास्ट मतलब अभी इसके बाद हम बंद करेंगे, तो लास्ट टॉपिक लेटराइट सॉइल को हम कंप्लीट करेंगे। तो लेटराइट सॉइल, ये इट इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल। These soil are found in area of high temperature and heavy rainfall. Laterite soil are found due to the presence of leaching in high rainfall region. तो इस तरह से आप इसको हिंदी में समझ लीजिए कि भारी वर्षा के कारण इसमें अपलाछन जैसे कि लीचिंग जो है प्रोसेस, इसकी रीचिंग के ज़रिए से इसकी रचना होती है, इस सॉइल की रचना होती है। इट फॉर्म्ड अपलाछन, जैसे कि उसको लीचिंग बोलते हैं। और लीचिंग प्रोसेस कैसे होता है? बाय हैवी रेनफॉल। बाय हैवी रेनफॉल व्हेन द मिनरल्स ऑफ द सॉइल इज मीन्स इट ड्रेन डाउन इनटू द लोअर लेयर। ऊपर से बह के सारी उपजाऊ मिट्टी नीचे बह के चली जाती है, तो जिससे उसकी उर्वरकता ख़त्म हो जाती है, मतलब फर्टिलिटी फिनिश्ड ऑन द टॉप सॉइल एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन। और इसी वजह से ऊपर की परत जो है उपजाऊ नहीं होती है। इसको उपजाऊ बनाने के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप इसमें फर्टिलाइज़र देंगे तो इसमें आप जो है खाद देंगे तो ये उपजाऊ हो जाती है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं, इट कॉजेज वॉशिंग अवे द सॉल्युबल न्यूट्रिएंट। इसमें क्या है कि जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो बह जाती हैं, नीचे बह जाते हैं। तो अब ऊपर की सॉइल क्या हो जाएगी? ये इनफर्टाइल हो जाती है, फर्टिलिटी रिमूव हो जाती है। दे आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। ये कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स में, और कुछ भागों में जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी ये पाया जाता है। लेटराइट सॉइल जो है वो उसको कल्टीवेट करने के लिए आप फर्टिलाइज़र, खाद और मैन्यूर, आप उसके हेल्प से इसमें आप अनाजों को, उपज को, आप फसलों को बो सकते हैं। एंड आप इस तरह से जो लेटराइट सॉइल है ये इनफर्टाइल सॉइल है, इसमें जो फर्टिलिटी है बहुत कम होती है। तो बच्चों आज हम यहीं तक इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको दूसरे सॉइल के बारे में बताऊंगी। आई होप you all have understood nicely. Stay safe and may God bless you all. Thank you, student.